कैसे सफर शुरू किया, ब्लॉग या पहला कब आपने किस तरह बनाया, क्या चीज चलता मतलब भाई कब ये फील हुआ कि YouTube की तरफ जाना चाहिए? पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना वो खानों का टेस्ट कर चुके हैं। जी जी। सबसे बेहतरीन खाना कहाँ का लगा? फेवरेट यूट्यूबर कौन है? कोई बेहतरीन 3 यूट्यूबर बता रहे। बेहतरीन 3 यूट्यूबर्स अभी भी फंस रहे हैं। शादी का मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? कभी किसी खातून ने आपसे इजहार ऐसा नहीं है? आपकी तरफ से एक पैगाम चाहिए आज के जवानों के हवाले से जो बेरोजगारी का शिकार भी हैं। जी जी जी। तो एक जवान जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास थोड़े बहुत सोर्सेज हैं, किस तरह अपने आप को इस बेरोजगारी की दुनिया से बाहर निकाल कर और एक अच्छा रोजगार कमा सकते? हमजा भाई कोई गाना एक ओ ना ना अगर मिल जाएगा जिंदगी में सब कुछ, वाह, तो तमन्ना किसकी करोगे? किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। वाह, शेर सुना दे, अब गाना भी सुना ओ दे। नहीं तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फ़ाज़ शफ़ीक और आप देख रहे हैं फ़ाज़ शफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहावल नगर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहावल नगर की पहचान पूरी दुनिया में करवाई और इनके इतने फैंस हैं, लाखों फैंस हैं। बहुत बड़े यूट्यूबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राना हमजा सैफ। कैसे हमजा भाई? अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा तारुफ दे दिया जो है नहीं, हालांकि मैं ज्यादा देता हूँ, ये थोड़ा दिया। नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत है। हमजा भाई कैसे सफर शुरू किया कि मैट्रिक कहाँ से हुई आपकी, FSC कहाँ से हुई? मेरा शुरू से ताल्लुक बहावल नगर से, पैदा भी मैं बहावल नगर हुआ और उसके अलावा मैट्रिक भी यहीं से DPS से मैंने किया था और बीच में मैं फौजी फाउंडेशन में गया था, लेकिन मैं बड़ी जल्दी वहाँ से भागा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं गया था DPS से। DPS बहुत बड़ा स्कूल है, खुले आप भागो फिरो खेलो। फिर मेरे दोस्त नर्सरी से वहाँ पे बने। वो जब मैं बीच में 7th और 8th क्लास के लिए मैंने स्विच किया तो वो 2 साल जो फौजी फाउंडेशन की बिल्डिंग थी वो बड़ी एक बड़े से घर के अंदर जिस तरह से, तो वो मुझे 2 साल में वहाँ वो ही रहा मेंटल उसके अंदर ना। और उसके बाद फिर पढ़ाई में मैं ज़रा ठीक था, ठीक था। और अगर मैं पढ़ना चाहता था मैं पढ़ लेता था, अदरवाइज मैं ज़्यादा घूमने फिरने वाला और इस तरह से। बिल्कुल सही। तो वो फौजी फाउंडेशन को मैं पसंद नहीं था खास। सही है। तो मैंने सोचा कि खुद ही वापस DPS चलते हैं। ठीक है। फिर मैं 9th में DPS गया, मैट्रिक DPS से हुई और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बहावल नगर, ठीक है, यहाँ से, और फिर उसके बाद लाहौर। ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हमजा साहब का एक जो बड़ा तारुफ है भावनगर में, वो मेरे उस्ताद मोहतरम राना सैफ साहब हैं, जो फिज़िक्स के हमारे उस्ताद थे FSC के। और मेरे ख्याल में इतना पर्सनैलिटी टीचर मैंने ना आज तक देखा है और ना मेरे ख्याल में होगा। तो हमजा भाई, अच्छा, इसमें अगर अभी भी मैं मतलब कहीं और लाहौर में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ या पाकिस्तान के किसी भी शहर में लोग मिलेंगे, उन्हें वो मिलते हैं राना हमजा सैफ से। बहावल नगर अभी भी आके अगर कोई मुझे मिलता है वो कहते हैं सर सैफ सर। उनको फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, होएगा जो होएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और चीज़ मैंने बड़ी फील की सारे ये जो प्रोसेस हुआ उसके बाद के, जब अल्लाह ताला ने सब्सक्राइबर्स इतने और लोग मिलने शुरू हुए, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ तो बचपन से बहावल नगर की हद तक देखी थी, अब्बू की वजह से। बिल्कुल। मतलब आपका भी यही सीन है कि मैं आपके उस्ताद का बेटा हूँ, आप मेरे उस्ताद मोहतरम के बेटे हैं। मेरे वालिद साहब और फ़ाद भाई के वालिद साहब इकट्ठे ही गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपका भी यही सीन है ऐसे ही, क्योंकि माशाल्लाह शफीक साहब बहुत प्रोमिनेंट एक पर्सनैलिटी है बहावल नगर की। तो यहाँ पे फिरते हुए उसी तरह से होता था। फिर वो मैंने कहा ये वही चीज़ है, लेकिन अब ये इधर उधर भी सही बात। तो वो अभी भी मतलब, और खुशी ज़्यादा इस तारुफ की होती है कि सर सैफ का बेटा हूँ। ठीक है। FSC में वालिद साहब से पढ़े? हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। अच्छा, मैंने मैट्रिक तक ये चीज़ें, जो मेरे क्लास फेलोज थे उनके बहन भाई जब अब्बू के पास पढ़ने आते थे तो वो ये सुना हुआ था कि मतलब इस तरह लगता है घोल के पिला देते हैं। हाँ। ये इस तरह की चीज़ है कि बच्चा जो नहीं भी पढ़ता उसे भी समझ आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ मैंने सुनी हुई थी। और एक और बड़ी तारीफ मैंने अब्बू की सुनी हुई थी जो मैंने घर में कभी नहीं देखा हुआ था, कि वो क्लास में अगर 100 बच्चा बैठा है ना, वो अगर किसी एक की बेइज्जती कर रहे हैं, 99 को नहीं पता किसकी एक को पता है उसकी हो रही है। एग्जैक्टली यही होता है। तो वो चीज़ मैंने फिर उनका स्टूडेंट बन के देखी और अब्बू से मैं पढ़ा। लेकिन अब्बू का जो मतलब फिजिक्स का जो लेक्चर होता था, उसमें अगर कोई टेस्ट था या कोई भी चीज़ होती थी, कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होता था जो मुझे नहीं आता था। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मुझे पता, एक दफ़ा ये हुआ शुरू में, जब फर्स्ट ईयर थी, शुरू में इस तरह ही बैठे थे और मैं साथ वाले से हाँ दे देते हाँ ये, तो वो एकदम से अब्बू ने पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की। ठीक है। बेइज्जती बड़ी मीठी सी, खूबसूरत सी, जाहिर है कि मतलब मुझे बंदा बैठा बैठा पिघल जाए वहाँ पे। बिल्कुल।
तो वो मुझे लगा कि नहीं नहीं, घर वाली चीज इधर नहीं चलनी, कि जो मैं सोच के अगर बैठा हूँ अपनी तरफ से वो नहीं हो सकता यहाँ पे। बस फिर उसके बाद वो 2 साल पूरे मेहनत की और बस फिर फिजिक्स पे ज्यादा फिजिक्स पे मेरा टॉप पे था। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। एफएससी में अब्बू के पास इंग्लिश पढ़ते थे और सबसे ज्यादा डर मुझे उस क्लास में जाने से लगता था और हमेशा मैं ही क्लास से बाहर होता था। अच्छा, इसमें हमजा भाई बताऊं, अंजुम शहजाद साहब जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बहुत फेवरेट इंसान है। हाँ, सलीम अकरम साहब थे केमिस्ट्री के, सैफ साहब थे और वाले साहब थे, ये चारों का चूंकि ग्रुप भी था। तो अंजुम शहजाद साहब ने एफएससी के फर्स्ट ईयर में मुझे मशवरा दिया कि यार तू एफएससी छोड़ दे, क्योंकि मैं नालायक इतना ज्यादा था, यानी कि पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आवारागर्दी और बस घूमना फिरना, दोस्त यार। तो उन्होंने मशवरा दिया कि यार तू बेटा है मेरा, तू छोड़ दे एफएससी, नहीं होगी। हाँ, वो मैंने कहा नहीं नहीं मैं करूंगा। सही। अच्छा, सैफ साहब ने इस हवाले से मुझे एक चैप्टर देते थे, टेस्ट होगा इसमें से, मुझे ये कहते थे ये एक क्वेश्चन तैयार करके लाना है और तूने बस इसका देना है। उसमें भी मैंने खैर काफ़ी सारे, एक बॉल पेंट उस दौर में मिलती थी जिसमें आप ना वो आप लिखते थे और वो नजर नहीं आती थी, लेकिन उस पे अगर आप लाइट मारते हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल ब्लू लाइट हो गई वो नजर आती थी। अच्छा, उसमें भी हम ये कॉपी पेस्ट करते थे। तो वो बड़ा अच्छा दौर था। सैफ साहब ने बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत और बड़े प्यार से और ये जो मतलब जिस तरह सर शफीक, सर अंजुम, हाँ, ये इस तरह के टीचर्स दोबारा मुझे नहीं कहीं पे मिले, नहीं मिले। ऐसा ही वो मेरे ख्याल आपके लिए भी सेम खूबसूरत एक गुलदस्ता था, बहुत अच्छा था, भावनगर के वहाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल। अब तो खैर ये लोग मेरे ख्याल में नहीं इतनी ज्यादा ट्यूशंस पढ़ाते। और हाँ जी, असल में अब ना वो भी बड़ा चेंज हो गया। जिस दौर में आप स्टूडेंट थे, मैं फिर आपकी भी बात था, वो दौर टीचर स्टूडेंट रिलेशन का बड़ा अलग दौर, बहुत अलग दौर था। अभी बच्चों को मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज रह गई है, बहुत कम है। यकीन जानिए, हम साइकिल होते थे, मोटरसाइकिल होते थे, हमने वो साइड पे खड़ा करना और बाकायदा जो है वो, हालांकि नालायक थे, डांट पड़ती थी डेली, लेकिन हमें पता था कि अदब क्या चीज है। और मैंने लाइफ में ये ना एक रूल समझ लें, या ये चीज मैंने आजमाई भी और सीखी भी, कि अगर आपने कामयाब होना है, वो ये कामयाबी ये नहीं होती कि मेरे पास पैसा आ गया, ये फेम आ गई, कुछ कोई छोटी सी भी कामयाबी है, वो माँ बाप, टीचर, ये तीन के आप अगर नीचे रह गए हो, हाँ, तो आप कामयाब हो। बिल्कुल ऐसा ही, वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में देखने को मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमजा भाई एफएससी के बाद फिर लाहौर चले गए? हाँ जी, लाहौर चला गया। बेसिकली मैंने आईसीएस किया था, एफएससी नहीं की थी। फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ पे बीबीए मैंने किया, बीबीए यूसीपी से एडमिशन। बेसिकली शौक मेरा स्टार्ट, मैट्रिक तक मैं बड़ा लापरवाह इंसान। ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर में मुझे शौक हुआ एलएससी जाने का। ओके। उसके लिए मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत तैयारी की और बड़ी अच्छी परसेंटेज थी, बट वो एंड पे जाके थोड़ी सी जो परसेंटेज से मैंने मार खाई, वो जो पीछे लापरवाहियां की थी उसकी वजह से, मैट्रिक की वजह से एलएससी नहीं हो पाया। ठीक है। बस उसके बाद फिर मैंने कहा जो भी है, फिर बीबीए कर लिया मैंने यूसीपी से। ठीक है। और उसी दौरान तो उसमें बस एक्सीडेंटली ये यूट्यूब स्टार्ट हुआ। अच्छा, नहीं प्री प्लान नहीं था आपको? कुछ भी प्री प्लान नहीं था। तो पहला ब्लॉग या पहला कब आपने किस तरह बनाया, क्या चीज थी? ये था जुलाई 2017। ओके। जून में, मे बी जून 2017। वो भी दोस्त जो साथ हम फ्लैट में रहते थे, उनकी छुट्टियां हुई थी, वो गए हुए थे अपने अपने घर। और ये कहानी बड़ी दफ़ा सुनाई है, तो मुझे ये अब ना सुनाते हुए भी लगता है मैं रट्टा सुना रहा हूँ। तो वो खैर वो लोग गए हुए थे अपनी छुट्टियों पे, एक बहावल नगर आया हुआ था और एक उम्रे पे या हज पे उन दिनों गया हुआ था। तो मैं अकेला रहने वाला, मतलब मैं अकेला अगर रहूं तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन, मुझे लगता है ये नहीं, कुछ गलत है। ठीक है, अकेला नहीं मैं रह सकता ज़्यादा। तो वो उन दिनों फ्लैट में मैं अकेला था, मैं सोचूं अब क्या करूं क्या ना करूं। एक दिन गया, बाहर चला गया, खा पी लिया अकेले भी बाहर जाके खाए, बंदा साइको लगता है खुद को कि मैं ये क्या। फिर अगले दिन ऐसी बाइक निकाली, फिर मैं चला गया। तीसरे दिन फिर वैसे ही मैंने रात को सोचा मूवीज बड़ी कम देखता हूँ, कभी कभी। तो वो उस दिन मैंने एक मूवी देखी, उसका मैंने स्नैपचैट उन दिनों बहुत इन होता था। ठीक है। और चीज़ें ये इंस्टाग्राम वगैरह इतना ज़्यादा मतलब था, लेकिन स्नैपचैट बहुत हाइप पे था। ठीक है। तो वो एक स्टोरी मैंने वो मूवी का रिव्यू दिया और वो 4 लफ्ज मैंने 15-15 मिनट के वक्फे से बोले। अच्छा। बोलने बिल्कुल पता नहीं था कैमरा के सामने कैसे बोलना। तो वो मैंने स्नैपचैट स्टोरी लगा दी, फिर वही दोस्त को मैंने भेजी, वही जो साथ रहते थे कि यार ये मैं फेसबुक पे लगा दूं। यूट्यूब का तो ज़हन में कुछ भी नहीं पता नहीं था, तब तक नहीं पता था। तब तक नहीं ये पता था कि यूट्यूबर्स होते हैं और कौन लोग होते हैं ये। और पाकिस्तान में बैन खत्म हुआ था अभी 1-2 साल पहले, तो इतना कॉन्सेप्ट खास नहीं आया था अभी उस टाइम। तो एक ये भी एज कह सकते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि बहुत अर्ली लोगों में से मैं था, जिस वजह से शायद, वरना कोई ऐसी खास चीज़ मेरे में है नहीं। बिल्कुल सही। तो बस वही अगले दिन फेसबुक पेज बनाया, उस पर लगा दी
और उसके 3 दिन बाद मैंने अब सोचा कि यही चीज़ यूट्यूब चैनल मेरे लिए था। यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, हाँ वो खैर वो तो बड़ा इजी स्टेप था, वो बनाया, उस पर भी लगा दी, बस उसके बाद ये इस तरह चलता मतलब भाई कब ये फील हुआ कि यूट्यूब की तरफ जाना चाहिए, या कब ये फील हुआ कि यार ये फील्ड मैं इसमें बहुत परफेक्ट हूँ? अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में जो है ना वो हर जवान होते हुए लड़के के जहन में ये चीज़ आती है कि मुझे कहीं कैमरा के सामने काम करना है। ऐसे अक्सर लोग हाँ, सोचते हैं बिल्कुल। कि यार मैं हाँ, जरा सही है। और मैं हुआ भी को 2 साल पहले नया नया पतला हुआ था, नई नई पैंटें शर्टें पहननी शुरू की थी मैंने। मैं कहा यार मुझे कैमरा के सामने काम करना है। सही है। ऐसा नहीं कि मैं खुद को बहुत ही कोई अच्छा लग रहा था, ठीक है। बट मेरा एक ये शौक था जाहिर है कि यार कोई ना कोई ड्रामा मिल जाए या ये वो। और मैंने देखा कि ये किस तरह लोग, ये फील्ड मेरे लिए बड़ी वो थी कि यार लोग ड्रामे में जाते, मतलब ये रास्ता है कहाँ से। आपकी बात काट रहा हूँ, आप तो मॉडलिंग में कुछ नहीं, मैं कहीं से लगता हूँ आपको? ऐसा नहीं नहीं, हुआ? मॉडलिंग कहीं नहीं की मैंने, लेकिन ये यूट्यूबर बनने के बाद एड्स, वो मतलब जो ब्रांड्स के ऐड में वो ओके, वो तो आपकी बात है। हाँ, वो आपकी करियर के स्टार्ट में नहीं, वो कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अपनी की थी देसी मॉडलिंग, अपने दोस्तों ने तस्वीरें बना दी, उसको लगा दी, वो बिल्कुल 5 रुपए वाली तो मॉडलिंग। आपने सोचा कि मुझे ड्रामा में या किसी फिल्म में, ड्रामा हो, कुछ भी चीज़ हो, कैमरा के सामने कुछ ना काम शाम हो तो। लेकिन वो बड़ा मैंने देखा उस फील्ड को, इतना ज़्यादा मैंने 1 साल सर्च किया कि मुझे एंड पे आके ये थोड़ी अजीब सी चीज़ें लगी। फिर ये एकदम से ये यूट्यूब स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 1 महीने से सोच रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा, लगाऊंगा, चैनल कैसे, कुछ भी नहीं, बस शुरू कर सिंपली एक रात बैठे हुए मैंने स्टोरी लगाई थी और वहां से सफर शुरू हुआ। ठीक है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना वो खानों का टेस्ट कर चुके हैं। जी। सबसे बेहतरीन खाना कहाँ का लगा? सबसे बेहतरीन अगर कहें तो वो पाकिस्तानी कुजीन। अच्छा। और तुर्की, अगर पाकिस्तान से बाहर की बात करें, तुर्की मेरा फेवरेट है अभी तक, और क्योंकि मैं मीट लवर हूँ। ठीक है। मुझे बीफ और मटन बहुत पसंद है, ठीक तो है। तुर्की मीट हेवन एक है, अगर आप मीट ढूंढ लें। ठीक है। मोस्टली लोग आए फिक्के खाने खिलाते हैं सानू, तुर्की में बहुत अच्छे अच्छे खाने। उसके अलावा पाकिस्तान, और मंदी खानी है तो सऊदी अरब। ठीक है। मंदी कहाँ की? सऊदी अरब। सऊदी अरब अभी तक, वरना यमन असल है मंदी का। हाँ, बट यमन गया नहीं मैं कभी। यमन गया नहीं। हाँ। अब तक कितने ममालिक में घूम चुके? मेरे कुछ 16-17 हो चुके होंगे। अच्छा, कितनों में इरादा है जाने का? आगे जहां तक, मतलब जहां तक हो ट्रेवल। अच्छा, एक तो खानों का टेस्ट है, एक है खाना प्रेजेंट करना। हाँ जी। वो कहाँ का सबसे बेहतरीन है? प्रेजेंट सबसे अच्छा जो करते हैं, अपनी कुजीन को जो अच्छा प्रेजेंट करते हैं, मेरा ख्याल है वो, अगर पाकिस्तान के बाद देखें तो वो तुर्की बहुत अच्छा करता है। तुर्की, हाँ सही है। और क्योंकि इजिप्ट, जिस तरह इजिप्ट मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं है, आपका शायद हो, क्योंकि मुझे लगता है आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा, हाँ, फिर आपको शायद इजिप्ट अच्छा लगे, अदरवाइज मेरा बिल्कुल मैं सोच रहा था यार मैं क्यों आया था। अच्छा। एक दिन मैंने पिरामिड्स देख लिए, बस ठीक है। ठीक है। उसके अलावा मुझे लग रहा था यार मैं पता नहीं कहाँ फिर रहा हूँ। ठीक है। तो खाने भी बस ऐसे ही, उसके अलावा सड़कें बाजार, या तो वो ऐसे ही था कि मैं अपने अंदरून बाजारों में फिर रहा हूँ, तो मुझे इसलिए कुछ नया नहीं लगा वहाँ पे। हाँ, पिरामिड्स एक चीज़ थी जिसको देख के मैं मतलब हक्का बक्का रह गया था कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब वो जो पिरामिड का एक जो स्टोन है, वो मैं अब 6'3" हूँ, तो वो मेरे यहाँ तक उसकी हाइट थी, और अगर मैं हाथ दोनों खोल लूँ तो इससे भी चौड़ा वो पत्थर एक है। तो और हाइट इतनी है कि आप सामने खड़े हो तो एक बंदा इतना सा लगता है। तो वो मेरे लिए था कि यार चलो उस दौर में किस तरह कैसे, मतलब पॉसिबल, उसके बाद फिर हाँ कैसे, उसके बाद आके फिर मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जाने से पहले नहीं देखी थी। ठीक है। आके मैंने बहुत देखी कि ये बने कैसे, बट वो एक मिस्ट्री ही है अभी तक, वो हर कोई अपना अंदाजा ही बताता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कल्चर टर्की का बहुत खूबसूरत है। हाँ जी। इसके अलावा कल्चर कहाँ का पसंद आया? हाँ, कल्चर टर्की में अगर देखा जाए ना, वैसे कल्चर बहुत दबाव है उनका, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उधर आपको बहुत लोग मिलते हैं जो मॉडर्न बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल। मेन अगर मैं उनके गांवों में भी गया, वहां पे कल्चर इस तरह का नहीं है। ठीक है। मतलब अच्छा पहनते हैं वो, बट उनके वो स्कार्फ और वो वाली वो, हाँ, वो सब बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इस्तांबुल में कहीं नहीं मिलता। इस्तांबुल में तो कहीं भी नहीं, इस्तांबुल में कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। कल्चर अगर देखा जाए तो कल्चर में सबसे बड़ी दाद जो मैं देता हूँ ना, वो अपने बलोचिस्तान और केपीके को और गिलगित बल्तिस्तान को नहीं इसमें तो। पंजाब नहीं, पंजाब अपना कल्चर हम तो फॉलो नहीं करते, हम फॉलो ही नहीं करते। हमें लगता है जेड़ा पंजाबी बोल रहा है अनपढ़ा, एनू ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ बैठो ही ना, पेंडू है। खूबसूरत मुल्क कौन सा है सबसे? तुर्की भी अगर देखा जाए ना तो इस्तांबुल खूबसूरत है। इस्तांबुल खूबसूरत। हाँ, बाकी मैं उसके तकरीबन 13 शहर और कुछ गांव मैंने देखे, अदरवाइज बाकी इतना, मैं बोधरुम तक गया, वो ग्रीस बॉर्डर के करीब, वो भी मुझे लगा कि यार इससे अच्छे पाकिस्तान के पहाड़ है ऑनेस्टली। और अगर वैसे देखा जाए खूबसूरत, जिसको मैं मतलब जिसने मुझे हैरान किया था वो सिंगापुर था। अच्छा। हाँ, सिंगापुर मुझे लगा यार कि ये
है बहुत छोटा सा और थोड़ा बोरिंग सा, ठीक है। लेकिन इतना खूबसूरत, इतना एक एक चीज, ऐसा लगता है एक एक चीज तराशी है आपने कि अगर सड़क साफ है ना तो उसका कोना भी साफ है। अच्छा, इतना वो मतलब परफेक्ट सिटी है वो। अच्छा, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, मेरे ख्याल में कोई शक ही नहीं है, क्या खूबसूरती कोई है। शक नहीं। मतलब मैं अभी बाइक ट्रिप करके आया था कनाडा का। मैंने वो कैलगरी से स्टार्ट किया वैंकूवर तक, ठीक है। ऑन रोड था। ऑन रोड। और इस पूरे ट्रिप में जो कैलगरी टू वैंकूवर है, इसमें कनाडा के अल मशहूर रॉकीज आते हैं, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने जाते हैं, उनके रॉकी माउंटेन्स। ठीक है। अब वो पूरा ट्रेवल किया मैंने, उसमें ब्रिटिश कोलंबिया और सारा मैं देख रहा था कि यार ये वो पहाड़ हैं जो दुनिया में मशहूर हैं, मशहूर है। कनाडा के रॉकीज। अच्छा, वो हैं बहुत खूबसूरत, चीज़ें बहुत, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एक एक किसी कोने खुदरे में भी आप बैठे हो तो आपको लगता है कि आप बहुत सेफ हो, Safe बैठे हर चीज़ ज़बरदस्त है। बट वो जो पूरा ट्रिप हुआ ना, मैंने कहा यार गिलगित बल्तिस्तान एक बिल्कुल अलग चीज़। क्या बात है। बिल्कुल, मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं किसी और मुल्क से भी होता, मैंने ये दोनों देखे होते, मैं इसको रेट करता पाकिस्तान को, पाकिस्तान इसके बिल्कुल अंदर। ऐसे। ये मैंने एक दो जगह और भी, मैं वापस आया ना कनाडा ट्रिप करके, सारे दोस्त अब मुझसे पूछ रहे हैं कैसा था, मतलब बाइक ट्रिप था, एक नई चीज, सारे पूछ रहे कि किस तरह का था। अब मैं उन्हें कह रहा हूँ कि ना हुंजा ज्यादा खूबसूरत है, वो कहते हैं तू मजाक कर, मतलब कोई मुझे सीरियस ही नहीं ले रहा था इस बात में। सीरियस, हाँ। तो लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बड़े दिल से बता रहा हूँ, अगर वो जो कनाडा ट्रिप था उसमें बैंफ एक जगह है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक बैंफ, एक विस्लर। ठीक है। विस्लर मतलब कनाडा के अंदर रहते हुए भी काफी लोग हैं जिन्होंने ट्रेवल नहीं किया हुआ, कोई इतनी ज्यादा दूर जगह नहीं है। अच्छा। वैंकूवर से 1 घंटा पीछे। बट विस्लर को कहते हैं हॉलीवुड सेलिब्रिटीज वेकेशन स्पॉट, ठीक है, कि हॉलीवुड के सारी सेलिब्रिटीज की celebrities फेवरेट जगह। ठीक है। अब वो मुझे ये जाने से पहले पता भी नहीं था कि ये वाली एक स्टेटमेंट भी है कोई। बिल्कुल। अब मैं उसी तरह से ट्रिप करता हुआ वहाँ पहुंचा ना, तो मेरे लिए नई चीज़ एक तो ये थी कि उस विलेज के अंदर आप अपनी मोटर व्हीकल लेके जा ही नहीं सकते। अच्छा, आप अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, गांव है, गांव की एक मेन रोड है। ठीक है। गांव तो नहीं कह सकते उसको, मुझे ऐसा लग रहा था मैं नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज के अंदर आ अच्छा। गया। इतना खूबसूरत खूबसूरत। उसकी एक मेन रोड है, और उस रोड के इस तरफ जो है ना, वो कोई उन्होंने 10-15 किलोमीटर लंबी पार्किंग बनाई हुई है। अच्छा, आप वहां पार्क करो, आपको आपका स्पॉट नंबर है, आप वहां से अपने बैग लेके पैदल उस विलेज के अंदर आओ। 10 मिनट की वॉक है, हार्डली ज्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, वो मशहूर इसलिए कि उसके अंदर स्की का वो एक सबसे बड़ा हब है। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे विंटर में स्की और समर में जो है ना वो बाकी एक्टिविटीज़। अब मैं जब एंटर हुआ ना उसमें, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे था कि शायद मैं, मतलब ये थोड़ा एग्जेजरेट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये थी कि मैं इस तरह देख रहा था कि सच है ये, अच्छा, इतना खूबसूरत था। ऊपर से वो उस दिन बादल, थोड़ी सी बारिश, वो एक माहौल भी बड़ा बना हुआ था। तो मैं कल्ला तब अभी नहीं थी। नहीं, शादी मेरी हुई थी, शादी मेरी उससे 4 महीने पहले हुई थी। ओके, कुछ इसलिए भी ज्यादा अच्छा लग रहा हो कि 4 महीने बाद आप अकेले जा रहे हैं। हाँ, मैंने वहां से घर भी वीडियो कॉल की, मैंने वाइफ को भी की, अब्बू अम्मी को वीडियो कॉल करके मैंने जगह दिखाई। कभी मैंने इस तरह नहीं दिखाई ठीक है। कि ये इतनी प्यारी जगह है। फिर मैं उसकी किसी भी तरफ कैमरा घुमा के एक सिंपल तस्वीर लेता था, मुझे लगता था ये कोई जगह है, लेकिन वो इतना महंगा है, इतना महंगा है। छोटा सा टाउन है, और उसमें मैंने होटल से किए तो $500, $600 पर नाइट। अच्छा, $1000 पर नाइट, सिंपल, कोई बहुत ये नहीं कि रिजॉर्ट है, कुछ नहीं, सिंपल। तो खैर वहां पे फिर मैंने एक हॉस्टल के अंदर एक वो लिया, छोटा बेडरूम। और वो मैं ट्राई करना चाहता था काफी मुल्कों में, ठीक है, कि ये हॉस्टल में जो बेड्स होते हैं ये किस तरह रहते हैं लोग। सही है। बट किसी और मुल्क में मैंने वो ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे वो सेफ्टी का फील नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने कहा ये सेफ हो रहा है, यहाँ पे ये भी ट्राई हो जाएगा, पैसे ही बच जाएंगे। और वो भी एक छोटा सा एक बेड वाली जगह $100, आई थिंक, हाँ $100 पर नाइट। तो यहाँ पे 25,000-30,000 बनता है वो, बिल्कुल। और यहाँ 25-30,000 में पीसी का बड़ा रूम आता है। तो वो एक रूम में कुछ ऐसे ज्यादा लोग होते हैं? वो मतलब ये एक वॉल है ना, इस वॉल में 3 बेड, एक लाइन में 3, एक लाइन में 3, एक लाइन में 3, एक लाइन में। ठीक है, बाकी मुल्कों में अब हॉस्टल्स इस तरह होते हैं। हॉस्टल कहा जाता है एक चीप बैक पैकर्स के लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वहां होता है पर्दे लगे होते हैं। यहाँ पे ये था, मैंने इसलिए भी ये लिया क्योंकि एक ना वुडन बॉक्स था पूरा। ठीक है। उस बॉक्स के अंदर आपकी कबर्ड भी थी छोटी, आपके चार्जर, आपकी हर चीज, और सिक्योरिटी के वाले बहुत अच्छी, मतलब आपने सोना, आप अपना डब्बा बंद करते। सही है। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए वहाँ पे। ठीक है। तो कनाडा की वो आपको प्लेस जो है वो सबसे खूबसूरत, आउटस्टैंडिंग, सबसे पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा में भी। हुंजा में अगर हर महीने भी मुझे ले जाओ, मुझे दुख नहीं है। अच्छा, हुंजा की खूबसूरती आपको ज्यादा खूबसूरत लगने की वजह ये तो नहीं है कि वहाँ की कम्युनिटी बहुत अच्छी है? कम्युनिटी बिल्कुल बहुत अच्छी है वहाँ पे, यानी कि मेहमान नवाज बहुत हैं। रेट भी आप देखें तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसी है, मेहमान नवाज लोग हैं बहुत ज्यादा। और उसके अलावा मुझे बेसिकली हुंजा में जाके करीमाबाद रहना मैं प्रेफर ही नहीं करता। ठीक है।
मतलब हो सकता है लास्ट जो ट्रिप है उसमें करीमाबाद में सिर्फ 1 घंटे के लिए गया हूँ। ठीक है। हुंजा की खूबसूरती है उसके आसपास के गांवों के अंदर जाके रहना, पशु के नीचे जो गांव हैं, पशु कौन के पास, वहां आप रहो। फिर हुंजा में करीमाबाद से थोड़ा सा पीछे एक गांव है मीनापिन, ठीक है। वो क्या खूबसूरत, मतलब वो लगता है आप पता नहीं किधर ही आ गए, किधर आ गए। अच्छा। इतना वो आप हर चीज से दूर, एक नेचर की आवाजें, वो जो आप चाह रहे होते हैं। हाँ। फिर मीनापिन में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे मिलती है कोई पता नहीं कितने 300-400 साल पुराने बर्तनों में कढ़ाई बना के देते हैं मटन की। ठीक है। वैसा मटन आपने खाया ही नहीं होगा। अच्छा। वो बनती है क्योंकि पत्थर का बर्तन होता है, 300 साल पहले जैसे होते थे, बिल्कुल है। उस पत्थर के बर्तन में वो 2.5-3 घंटे में बनती है। और उसके बाद वो कढ़ाई जब आपके पास आ जाती है तो वो 2-3 घंटे फिर ठंडी भी नहीं होती। अच्छा। पत्थर है ना, वो गर्म हुआ। हाँ ठीक है। और वो बस मटन को ऐसे उठाना है आपने, तो बस वो उठाना भी नहीं, टच करना आपने। क्या बात है। इतना खूबसूरत, यानी कि खाना भी, खूबसूरती भी। और उफ उफ। तो कम से कम आपको उधर कितने दिन के लिए जाना चाहिए? कम से कम अगर आप अकेले जा रहे हैं, मैं मतलब अकेला जा रहा हूँ और रिलैक्स होने के लिए जा रहा हूँ। रिलैक्स होने के लिए यार मेरा ख्याल है हुंजा पहुंचने के बाद, पहुंचना भी तो एक सफर है। हाँ। पहुंचने के बाद आप कोई 5-6 दिन कम से कम होने चाहिए, क्योंकि आप रिलैक्स भी करो, फिर 1 दिन निकलो। लोग करते हैं कि यहाँ से 3 दिन का ट्रिप किया, ठीक है, हुंजा जाके भी 3 दिन यार, 3 दिन 3 दिन, 1 दिन नोट कर लेंगे, 1 दिन आज हम जाएंगे सैनी ब्रिज, पशु को फलाना, वो आप भाग रहे होते हो, आप जी चीज नहीं देख रहे होते, उसको फील ही नहीं करते। तो मेरा ख्याल है एक मतलब आप जाओ, 1 दिन सो के उठो, सिर्फ पशु कोंस देख के आ जाओ, ठीक है। अगले दिन आप जाओ, सो के उठो, सैनी ब्रिज देख लो, इस तरह की चीजें। तो कुछ 6 दिन तो यार कम से कम आप वो डिजर्व करती है वो जगह। इन हमारे इलाकों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, फैसिलिटीज बेहतर हो जाए, ये ना ये सॉरी बात काट दी मैंने बीच में ही। तो यही कनाडा वाला ट्रिप था, उसमें एक स्पॉट था बीच में, मेरा ख्याल है वही विस्लर की तरफ ही मैं जा रहा था रास्ते में। तो एक जगह थी जहाँ पे ना अब गोरों का रश लगा हुआ है, ठीक है। वो ना खड़े हैं मतलब वहाँ पे और तस्वीरें बना रहे हैं। मैं बाइक पे जाता, प्लान नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैं रुक गया वहाँ पे। अब मैंने रुक के ना आगे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ नजर आए, ये किसको देख रहे हैं। हाँ। अब वो सामने जाके जब मैं वो एक पहाड़ी का वो कोना था और वहां से एक इस तरह दरिया गुजर रहा था, सामने पहाड़ थे, ठीक है। अब उसको मैंने देखा और वो एग्जैक्टली ऐसा लगा मुझे मैं चिलास में खड़ा हूँ, ठीक है, जिस तरह हमारा चिलास है, एग्जैक्टली इस तरह वही सेम। मैं कि ये चिलास की तस्वीरें बना रहे हैं, मतलब इससे मतलब चिलास अगर हम हुंजा जाएं, चिलास लोग रुक के तस्वीरें नहीं बनाते, गुजरने का रास्ता एक है। तो वो ये वाले फर्क मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने फर्क हैं। ऐसा ही अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने उसी वीडियो में उसी पॉइंट पे खड़े हुए वहां पे बोला है कि अगर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए ना, सिर्फ जीबी पाकिस्तान को अमीर कर सकता है, अमीर टूरिज्म से। देखें पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं और लाखों सिर्फ अकेला जीबी, ऐसे ही। बाकी केपी के सिंध और बलूचिस्तान सब अलग है, पंजाब। यानी कि अगर आप सिंध की पट्टी से बलूचिस्तान के जाएं तो वो सारे जो आपका, और इतना डाइवर्स मुल्क मैंने कोई भी नहीं देखा, नहीं जितने भी मुल्क में फिरा हूं ना, इतना डाइवर्स मुल्क कोई भी नहीं। अगर आप सिंध से शुरू हो जाओ बलूचिस्तान से और आप गिलगित बल्तिस्तान के एंड तक जाओ, आपको ऐसे ऐसे कुजीन्स बदलेंगी, ऐसे लोग बदलेंगे, जुबानें बदलेंगी। ऐसा ही है। ये इंडिया में जरूर होगा, इससे ज्यादा होगा, हो सकता है, बट और किसी मुल्क में ये और कहीं भी नहीं, और कहीं नहीं। हमजा भाई फेवरेट यूट्यूबर कौन है? फेवरेट यूट्यूबर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान में सारे अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं सबके साथ सियासी जवाब नहीं, बेस्ट जो आपका मोटिवेशन भी हो, जो आपको लगे कि यार ये मतलब मोटिवेशन तो देखें सारी हैं, सारे मतलब आप सबको एक दूसरे को देखते हो, आप उनसे सीखते हो। मेरे से बहुत सीनियर्स भी हैं और मेरे बाद भी लोगों ने शुरू किया, तो मुझे तो सभी ऑनेस्टली सभी अच्छे लगते हैं कि यार ये भी अच्छा काम कर रहा है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। अब होने थे मैंने फंसाओ ना तुसी। अच्छा चले, कोई बेहतरीन 3 यूट्यूबर बता रहे? बेहतरीन 3 यूट्यूबर्स अभी भी फंस रहे हैं। चले, सब अच्छा काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल कौन? इंटरनेशनल में अगर जाएं तो इंडिया में मेरा ध्रुव राठी बहुत फेवरेट है। ध्रुव राठी हैंड्स डाउन दी बेस्ट, और मतलब उसको देख के मैं सोच रहा होता हूँ कि बंदा क्या चीज़ है ये, इस लेवल का कंटेंट। फिर उसके अलावा अगर यूएस वाली साइड पे मिस्टर बीस्ट, यूएस नहीं, वो तो पूरा ग्लोबली है। हाँ, वो मिस्टर बीस्ट बहुत मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता है कि उस बंदे ने जो यूट्यूब मतलब यूट्यूबर्स का जो इमेज होता है, उसने उससे वो बहुत ऊपर की चीज़ है। इतना हॉलीवुड में काम होता होगा जितना वो एक वीडियो में कर जाता है। तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल कोई सोच भी सकता है कि यूट्यूब वीडियो पे इतना पैसा लगा दिया बंदे ने। वो फिर उसके अलावा टेक में MKBHD बहुत अच्छा है। इस तरह मतलब मैं रैंडमली जो है ना वो चीज़ें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ सर्च करता हूँ और देखता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी एक को बैठ के डेली देखता हूँ। ओके हमजा भाई, यूट्यूब पे जो कंटेंट आ रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ,
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो इस हवाले से इसमें कोई बेहतरी के लिए कोई बेहतरी गुंजाइश यार, है, या ये देखें जो जहां लगा हुआ है बस ठीक है? मेरे ख्याल अगर तो आप क्रिएटर के हवाले से देखें तो जो लगा हुआ है वो ठीक है, ठीक है, उसको तो अपना चल रहा है, सही है, सही है। अब अगर दूसरी साइड से, ऑडियंस की साइड से देखें तो पाकिस्तान में जहाँ जिन वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, वो वीडियो यही बता रही है कि लोग देखना चाहते हैं वो चीज़, बिल्कुल ऐसा, सही है। हमारी ऑडियंस मतलब उस चीज़ को पसंद कर रही है। एमी चुगे तो व्यूज नहीं आ रहे, बिल्कुल ऐसा, या कोई नकली एल्गोरिथम तो नहीं लगा हुआ, लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम एक सिचुएशन बड़ी अजीब सी बनी हुई है कि जो कंटेंट देखने वाला है वो अक्सर नहीं देखा जा रहा। हाँ, और ये फिर अगेन ऑडियंस प्रेफरेंस पे बात आती है, ऑडियंस हाँ, देखना ठीक है, चाह जो- रही है। हाँ, सबसे बड़ा मसला जो मुझे इख्तलाफ है ना, आप किसी को भी देखो, कोई कुछ भी बना रहा है, उसकी मर्जी है, लेकिन आप जो देख रहे हो और देख के क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब आप देख भी रहे हो और आप साथ गालियां भी दे रहे हो, क्या जरूरत है? क्या जरूरत? या तो आप देखो, फिर दिल से देखो भाई, खुल के देखो, हाँ हमें देखना है। हाँ, अभी कुछ इस तरह की वीडियोस हैं यहाँ पे जो हर बंदा पाकिस्तान का देखता है, हाँ, हर घर देखता है, बाद में क्रिटिसाइज, साथ बैठ के मानेंगे नहीं, मैं देखता हूँ मजाक के अलावा कह रहा हूँ, हर घर देखता है। हर घर देखते आप बैठ के बात करोगे नहीं 80 तो ना बिचो नहीं है, हैं, नहीं है, क्यों भाई आप मानो फिर? हाँ, अगर मतलब इतने मिलियंस ऑफ व्यूज चीजों के हैं, हाँ, तो फिर आप एडमिट करो और खुशी से करो कि मैं देखता हूँ उसकी हाँ, चीज। देखता हूँ, इसमें ऐसी बुराई क्या है? जाहिर है आप देखते हैं तो फिर ही क्रिटिसाइज, बिल्कुल ऐसी। उसके बगैर तो इस पे मैं तो कुछ खास बोल नहीं सकता, क्योंकि व्यूज बताते हैं कि ऑडियंस देखना चाहती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हमजा भाई, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बड़ी अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों यारों में पुराने सब पुराने देखें, इधर जो यहाँ थे वो सारे अपने अपने निकल गए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि मेरी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनमें मेरा कभी कोई दोस्त रहा नहीं। ठीक है, स्कूल हो जाए, स्कूल में भी हुए तो वो बस क्लास की हद तक, ठीक है, कॉलेज में हुए क्लास की हद तक, यूनिवर्सिटी में हुए क्लास की हद तक। मेरे सारे दोस्त जो है ना वो बहुत, या तो एक पुराने वाले हैं, ठीक है, और एक जो अब इस टाइम के, आपकी फील्ड से हाँ जी, related हैं। असल दोस्त पुराने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, दोस्त वही होते हैं, बड़े होने के बाद ताल्लुकात बनते हैं। दोस्त जो लफ्ज है इसको बड़ा हाँ, सिंपल वो कर दिए, ये जो असल लफ्ज है वो पुराने ही होते हैं, पुराने ही होते हैं। हाँ। वो आपके वही क्लास हाँ, हैं जो आप, वही वो हमारे वही हैं जो मेरे साथ हर टाइम नजर आते हैं। ये हम 5-6 दोस्त हैं जो इतने थे और अब बड़े हुए हैं। शादी का मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? फुल अरेंज मैरिज, फुल अरेंज, शदीद अरेंज मैरिज, शदीद मतलब शदीद अरेंज मैरिज। इस तरह के हम कजन्स हैं और बचपन से हम लोग साथ, और बड़े अच्छे कजन। ऐसा नहीं कि कोई एक तरफ कह रही हो कि नहीं हम तो दूर के कजन्स थे, नहीं, बहुत अच्छे कजन्स थे। मतलब अम्मी अब्बू ने सिर्फ एक दफ़ा फ़ोन किया था और हम सब डन हो गया था। ठीक है। तो और दूसरा वो ये भी था कि मेरे जो इन लॉज थे उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ी इज्जत दी कि अब्बू ने फ़ोन किया और रिश्ता तो बिल्कुल ठीक। तो वो अल्लाह का शुक्र है, शादी तो बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो जो आपका इश्क, वो मोहब्बत थी, वो कहाँ गई? मेरी इश्क मोहब्बत, मेरी मजाक के अलावा बताऊं आपको, ये चीज़ कभी हुई नहीं। उस टाइम मेरी कंपनी भी थी, 6-7 लोगों में मैं फिरता था, 6-7 क्या 10-15 लोगों में, और कोई अच्छी हरकतें नहीं थी, मतलब इतनी भी कोई बुरी नहीं थी, एक लिमिट पे रहते हुए। इधर कितनी हरकत, हाँ, तो कितनी हरकतें कि सुबह से निकलना है शाम तक, अगर फिर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 10 तक बहुत कंट्रोल था, तो फर्स्ट ईयर में वो एक साल जो है ना वो मैं बहुत फिरा। ठीक है। और फर्स्ट ईयर में आके पहली बार अब्बू अम्मी ने भी मुझे थोड़ी सी आज़ादी दी। ठीक है। अब्बू अम्मी ने पेरेंटिंग की है ना, वो एक मिसाल है मेरे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि देखें मैट्रिक तक हर चीज़ हमें घर की हद तक दी, हर चीज़ को मुंह से निकालना है सिर्फ, वो जिस तरह भी है वो आएगी। ठीक है, शॉपिंग हमारी अच्छी जगह से लाहौर से जाके करवाते थे, खाने में लाहौर के खिलाते थे बचपन से कि इनका एक्सपोजर रहे, इन्हें पता लगे कि ये चीज़ें हैं क्या दुनिया में। ठीक है, तो वो चीज़ तो थी, मतलब लाहौर जाना बचपन से ही ऐसा नहीं था कि असी लाहौरों आए हैं। हाँ, वो चीज़ खत्म हो गई थी बचपन में। ये कि आपके एक्सपोजर के स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल सही। फिर उसके मैट्रिक के बाद थोड़ी सी आज़ादी मिली, फर्स्ट ईयर में मैं फिर निकला, जिस तरह एक परिंदे को आप पिंजरे से निकालते हो। और वो एक पॉइंट ऐसा आया कोई 2-3 महीनों के अंदर ही कि मुझे वहां पे जाके लगा कि ये चीज़ें वो नहीं है जो मेरे माँ बाप ने सिखाई हुई है, या जो एक लिमिटेशंस हैं ये वो नहीं है। तो अगर मैं इसी तरह चलता रहा मैं उसको क्रॉस कर जाऊंगा। सही है। मैं सिर्फ बैकआउट हुआ। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो थी, ये आज मैं पहली बार ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उस टाइम पे ये मुझे आज पता लगता है, एहसास होता है, उस टाइम पे अब्बू को सब पता लग रहा होता था। हाँ, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा, जाहिर है, वो मतलब ये नहीं कि इधर आके बैठ जा आज तू कित्थों आए हैं, हाँ, कभी भी नहीं कहा।
अब वही अगर शायद वो मुझे कह देते ना बुला के सीखने दे इन्हें, हाँ, उन्हें सब पता लग रहा था और वो एक एक चीज पे ट्रैक रख रहे थे कि किस पॉइंट पे जाके मैंने कहना है, अगर कहना है, वो नौबत आई नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है अगर वो मुझे उस दिन बिठा के कभी भी उनमें से कहते ना, मतलब डांट देते, मार देते, तो मेरी नेचर इस तरह की है कि अगर आप मुझे किसी चीज से जबरदस्ती करोगे तो वो मुझे समझ नहीं आती। तो हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बिगड़ जाता अगर मेरे ऊपर इतना प्रेशर होता। वो कभी आने नहीं दिया। तो 3 महीने ही ऐसे थे कि जिनके अंदर मैंने सोचा कि नहीं, ये वो चीजें हैं ही नहीं, ये कंपनी, ये लोग, ये सब वो नहीं है जो हमारा है चल रहा है। बस वो उसके बाद कभी जिंदगी में ऐसा मौका ही नहीं आया। यहाँ से मैं फिर लाहौर गया, वहां मैं फ्लैट में रहता था, मेरे पास खुले पैसे होते थे, गाड़ी आ गई, बाइक था, कभी भी कुछ भी लिमिट से बाहर कभी कुछ नहीं किया। शादी से पहले खूबसूरत है, तो कभी किसी खातून ने आपसे इज़हार ये चीजें मेरे साथ इतनी खास डायरेक्ट हुई नहीं, या फिर मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल भी मैं वो नहीं है कि मैं बन के आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, मैं बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हुआ भी होगा, किसी ने अगर कोई इस तरह कोई कोशिश भी की होगी, तो शायद मुझे समझ ही नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो दोस्त अक्सर बैठ के बता रहे होते ना, मेरी यूनिवर्सिटी में एक थी, उसने मुझे ऐसे कहा और फिर ऐसे, मैं सोचता हूँ तुसी इन्ने सोहने हो के तुहानू लेना मारिए, मैनू तो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। कि मतलब मेरे अंदर क्या नुक्स है भाई कि मुझे कभी, या तो मुझे समझ नहीं आई, या फिर मेरी प्रायोरिटीज बहुत अलग थी। ठीक है, कि मैं उस तरफ कभी मेरा ध्यान नहीं गया। तो शादी तक भी इवन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं सिंगल हूँ। मुझे जिस तरह आजकल हर बच्चे के ना एक वो ट्रेडमार्क है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं सिंगल नहीं रह सकता। ये मुझे कभी जिंदगी में फील नहीं हुआ। हमजा भाई, क्या फर्क है शादी से पहले और शादी के बाद जिंदगी के इस शादी से पहले वो वही आप मतलब लापरवाहियां और हर चीज आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन शादी के बाद भी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत जिंदगी है। हो सकता है कि मेरा वो ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह का रहा नहीं कि मुझे बाद में तंगी हो। मुझे कभी कोई तंगी रही नहीं। शादी के बाद अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, दोस्तों से भी मिलता हूँ उसी तरह, घर में भी बहुत अच्छी लाइफ है। और शादी के बाद तंगी मेरे ख्याल उन्हें होती है जिनके जरा प्रोग्राम थोड़े वखरे होंगे ने। हाँ, ठीक है। मुझे कोई तंगी फील नहीं हुई। ठीक है। हाँ। तो सुनील भाई और ताबिश भाई, ये आप सबका ग्रुप है। हाँ जी, इनसे कैसे मुलाकात हुई, सुनील भाई से, ताबिश भाई से, और ये फिर आप कैसे ग्रुप? सुनील भाई से पहली जो हुई थी वो जब मैंने अपना पहला बाइक लिया था, तो पार्क व्हील्स ने मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, वहां पे सुनील भाई से पहली दफा जिंदगी में मुलाकात हुई। और ताबिश भाई से कैसे मुलाकात? ताबिश भाई से इस तरह हुई थी कि डकी भाई के निकाह पे हमारी पहली दफा मुलाकात हुई। अच्छा। तो बस उसके बाद फिर इस तरह से वो मुलाकात हुई। जियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। जियो का ये इसी पे ही हंसना मना है। हाँ, इस पे मुझे बुलाया था, तो वहां पे मेरा पहली बार जियो का एक्सपीरियंस हुआ था। बड़ा अच्छा, हर चीज़ बड़ी मतलब मेंटेन थी। और जो अब बाकी शोज मुझे नहीं पता कैसे चलते होंगे, लेकिन ताबिश हाशमी जो है वो पाकिस्तान को एक गिफ्ट मिला अल्लाह की तरफ से। इतना बड़ा टैलेंट मेरा ख्याल है फिलहाल आप गलियों में भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा इजीली, इतना बड़ा टैलेंट है। तो अब वो चीज़ मैंने देखी पहली बार कि एक जियो लेवल के शो को अकेला ताबिश हाशमी खुद चला रहा है। कोई शक नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता था और होता भी होगा बाकी शोज में कि डायरेक्टर अलग बैठा है, प्रोड्यूसर अलग बैठा है, वो होस्ट को बता रहा है ये कर वो कर। ये होस्ट उनको बता रहा है कि इस टाइम पे मुझे ये कैमरा ऑन चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मतलब इस लेवल पे वो इसीलिए शायद शो बहुत सक्सेसफुल है। हाँ, कि जियो ने भी ओपन दिया हुआ काम, ओपन दिया हुआ है, तो इसलिए वो फिर बंदा वो अल्लाह ने टैलेंट अलग ही उतारा है कोई। ठीक है। ये तो काम के वाले से बातें होगी, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज है? इसके अलावा हॉबी क्या है, या क्या करना चाहेंगे अगर आपके पास फ्री टाइम हो? हॉबी तो बाइक्स बड़े पसंद है। अच्छा। तो वो निकाल लेता हूँ, राइड कर लेता हूँ। फिर टाइम कौन से बाइक्स हैं आपके पास? मेरे पास एक हायाबुसा है, ठीक है, और एक बेनेली TRK 502X जिसमें मैं ट्रिप्स करता हूँ। ठीक है। तो ये 2 बाइक्स हैं। और इसके अलावा कोई खास हॉबी इतना टाइम नहीं। मतलब वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ ना, तो वो शुरू तो बड़े मज़े में मजाक में हुआ था, बट उसके बाद वो 1 साल 1.5 साल गुजरने के बाद 1-1.5 साल तक भी बहुत रिलैक्स था। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा, शादी तक ऐसा लगा कि ये 4 साल में इतना भागा हूँ। मतलब मैं उन 4 सालों में ये सोचने लग गया था कि अगर कोई जिम जाता है तो इसके पास जिम का टाइम कैसे निकलता है। सही है। इतना ज्यादा मैं वो शायद बर्डनाइज बहुत कर दिया था मैंने। हाँ। ये चीजें हुई, शादी आई तो फिर उससे 2 महीने पहले मैंने पहला ब्रेक सही वाला लिया। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हुए। लेकिन वो भी ब्रेक मेरा ऐसा था कि मेरी फरवरी में शादी थी, दिसंबर पूरा मैंने ट्रिप्स किए और फेब में आके
फिर एक ट्रिप किया, लेकिन वो 3 दिन का था। 3 दिन तो वो शुरू वाले आखिरी वाले दिन, फिर उसके बाद शादी के बाद मैंने जरा ब्रेक लिया। अभी जोड़ ट्रिप भी करते हैं, भाभी के साथ करते हैं? अभी मोस्टली इकट्ठे होते हैं टर्की में मेरे ख्याल में आप भाभी हाँ के जी साथ हाँ, करते बाहर के मुल्क जो है वो कनाडा के अलावा सारे हम इकट्ठे थे। कनाडा में अकेला था क्योंकि बाइक ट्रिप था, और पाकिस्तान में अगर कहीं फूड टूर है तो वो मैं अकेला होता हूँ। ठीक है। बाहर हम इकट्ठे जाते हैं अभी मोस्टली। एक तो मुझे आपकी तरफ से एक पैगाम चाहिए आज के जवानों के हवाले से, जो बेरोजगारी का शिकार भी है। जी जी जी। और इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, बहुत ज्यादा। तो एक जवान जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास थोड़े बहुत सोर्सेज हैं, किस तरह अपने आप को इस बेरोजगारी की दुनिया से बाहर निकाल कर और एक अच्छा रोजगार कमा सकते हैं? रोजगार तो कमाने के ना तरीके बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये और भी शायद मुल्कों में होगा, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में एक चीज़ मैंने बहुत पहले से देखी, यूट्यूब से भी पहले की ये बात करता हूँ मैं, यहाँ पे ना भेड़ चाल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कि अगर इस टाइम पे ये चीज़ इन है तो हम सब ये करें। फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम हसन जो बड़ा भाई है, हसन ने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूईटी से, उस दौर में इलेक्ट्रिकल का बूम बहुत ज्यादा था। पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल का मेरिट सबसे ऊपर जा रहा था, हर बंदा इलेक्ट्रिकल में जा रहा था। ऐसे ही है। किसी को ये नहीं पता था कि 4 साल बाद होगा कि नहीं क्या होगा, हालात होंगे। हाँ। सही है। अब वो जो कोई सियाने थे या बाय चांस जो उस टाइम आईटी में चले गए थे, वो फिर 4 साल बाद आईटी आसमानों पे। बिल्कुल ठीक है। अब इस टाइम ना सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि यूट्यूबर बन जाओ बस, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और उसमें कसूर हम कुछ हमारे यूट्यूबर्स का भी है, बहुत ज्यादा है। ये पिछले 1 साल में कुछ ज्यादा हुआ है कि हम अपना मतलब ये देखें पैसे की थदियां पड़ी हैं, ये मेरा प्लाट है, ये मेरा फलाना, मतलब उसके अंदर ये मेरी फर्स्ट इनकम। मैंने अपनी आज तक यूट्यूब की इनकम कभी डिस्कस ही नहीं की, क्योंकि वो मेरी कोई मेन चीज है नहीं। हाँ ठीक है, मेन चीज है, अल्लाह का शुक्र है, बट कंटेंट में मेरी वो कोई मेन चीज नहीं है कि मैं आपको पैसा दिखा रहा हूँ बैठ के कि ये देखें जी इतनी थदियां मुझे आई। और दूसरा, मेरे लोगों को ये लगता है जो मिलियंस वाले, जो डेली अगर मिलियन व्यूज आ रहे हैं आपकी वीडियोस पे, उनकी अर्निंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। मेरी महीने में 4 वीडियोस आती हैं, 5 आती हैं। तो अब अक्सर आता है ना कि इस वीडियो से आपके तो पैसे पूरे हो ही जाएंगे। ये पहले कमेंट्स नहीं आते थे इस तरह के, क्योंकि पहले शायद इस चीज का बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई नहीं थी। अब लोगों को लगता है कि बहुत ही पैसा है यूट्यूब में, इसलिए YouTube, ऐसा नहीं है इतना ज्यादा। इसलिए यूट्यूब वाले सब तो ज्यादा डाकुओं देते चढ़ देने, सब तो ज्यादा डाकुओं देते चढ़ देने। मैं आपको मजाक के अलावा बता रहा हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए यूट्यूब करते हुए। मैंने भी पिछले साल आके अपनी एक गाड़ी ली पहली, फिर अभी कुछ अर्सा पहले ये उसी को चेंज करके एक और ले ली, पैसे वो भी बड़े जोड़ के। तो वो ये चीज बहुत ज्यादा ये मिसकंसेप्शन चल रही है। व्लॉग देखा जिसमें आपने बताया कि वो 10 लाख मेरे वो चोरी हो गए जहाज में, वो मैं देख रहा था, आपकी उस एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा था कि 10 लाख आपके लिए बड़े मानी रखते हैं। बहुत मानी रखते हैं। 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, एक मेहनत से कमाया बहुत बड़ी अमाउंट, और 10 लाख हमारे लिए बिल्कुल। तो वो चीज अब वो यंगस्टर्स के माइंड में ये आना शुरू हो गया है कि यूट्यूबर जो भी है वो बेशक महीने में वीडियो ना भी लगाए, वो करोड़ोंपति है। ये चीज एक ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर एड रेट बहुत कम है, लोगों को एल्गोरिदम पता ही नहीं है, स्टैट्स पता ही नहीं है, वो लगता है जी बहुत पैसा है। ठीक है, ये चीज, ये मिसकंसेप्शन है थोड़ी सारे यहाँ दी। इतना कोई खास मतलब पैसा तब है जब आपके व्यूज बहुत ही ज्यादा हो गए, मिलियंस में, फिर बहुत पैसा। अब पाकिस्तान के अंदर एड रेट $0.7 से लेके मैक्सिमम $1.5 तक जाता है ऐसा ही पर 1000 व्यूज, 1000 ऐसे ही। और यूएस के अंदर $10 मिनिमम होता है। यहाँ पे $0.7 $1 या $1.23, यूएस के अंदर $10, $11, $12, और क्रिसमस के दिनों में $15 पे होता है। अब यहाँ पे जो बंदा 1 मिलियन व्यूज पे $1000 कमा रहा है, यूएस में वो एक बंदा 1 मिलियन पे 10, 20, 30 हजार भी कमा सकता है डॉलर्स। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है। ये लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि यूट्यूबर बन जाओ तो पैसा ही पैसा है। अब अक्सर मुझे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी आज चैनल बनाया है तो 4 महीने बाद कितने के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मैं कह यार, मैं ऑनेस्टली आपको ईमान से बता रहा हूँ कि जब यूट्यूब स्टार्ट किया ना, मुझे ये नहीं पता था कि पैसा इससे आता है, ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। उस वक्त आपका बिल्कुल उस वक्त नहीं पता था। जब वीडियोस बनानी शुरू की तब पता लगना शुरू हुआ कि अच्छा इस तरह आते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में था कि कभी आएंगे। ये नहीं था कि मैं आज ये वीडियो डालूं, ये डालूं, इतने व्यूज हों, इतने हों, वो फिर मेरा, तो इस तरह की तो कोई पैसा मेन प्रायोरिटी थी ही नहीं मेरी इस काम में आने के पीछे। तो आप जो यंगस्टर्स को बात करने कह रहे हैं, वो फील्ड कोई भी हो, वो बेशक यूट्यूब है या कोई भी है, अगर आपका मेन मुद्दा ही मतलब पैसा छापना है तो आप काम पे तो ध्यान दे ही नहीं सकते। मतलब काम के अंदर टैलेंट या काम के अंदर सफाई होगी तो पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा उससे। बिल्कुल ठीक है। हमजा भाई, कोई
गाना एक ओ ना ना कोई शेर तो कुछ भी ऐसा, ये तो हमारे प्रोग्राम शेर देखिए, मुझे ना शेर एक बहुत अच्छा वो याद हो गया था। मैं कोई खास शेर व शायरी मुझे याद रहती नहीं है, लेकिन एक शेर था जो पता नहीं वो मैंने बहुत साल पहले एक दफ़ा सुना और वो मेरे ना इंस्टॉल हो गया था, याद रखना नहीं पड़ा मुझे। अच्छा लगा और आपको बस इतना उतर अच्छा गया। लगा, इतना अच्छा लगा, मैंने वो एक दो और शोज में भी बोला। और वो शेर सुना दूं मैं? हाँ वो शेर अच्छा, वो शेर है, अगर मिल जाएगा जिंदगी में सब कुछ वाह तो तमन्ना किसकी करोगे, किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। वाह अब ये शायद इससे रिलेट बहुत किया मैं, हाँ, या शायद हो कुछ सकता है ऐसी आप चीजें उस थी वक्त कि चल पता नहीं रही- इंस्टॉल हो गया। हाँ। इतने ज्यादा और मुझे और इस तो अलावा मैंने कोई शेर नहीं ठीक है, शेर सुना दे, अब गाना भी सुना ओ दे। नहीं तो ना 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 तो हमजा भाई हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ इसी तरह गुफ्तगू हुई, बड़ा मजा आया, आपने Thank you so पूरी much. दुनिया घुमाई, ना, ना। खाने खिलाए और ये आपकी मोहब्बत है कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच हमजा भाई। ये थे हमजा, हमारे साथ हमजा सैफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इनके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।